हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है बीटेक या बी फार्मा की वनस्थली विद्यापीठ में, तो आपका क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं ऑलरेडी बीएचयू के एमएससी केमिस्ट्री में कैसे एंट्रेंस लें और वनस्थली विद्यापीठ में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कैसे एंट्रेंस और क्या सिलेबस होता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब मैं बीटेक एंड बी फार्मा के बारे में बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या इनके सब टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स करके जाना है, कितने घंटे का पेपर रहेगा और कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हमको आते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो बी टेक एंड बी फार्मा का जो होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स एकदम कॉमन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। पार्ट वन जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स जो रहेगा बीटेक वाले बच्चों के लिए रहेगा और बायोलॉजी बी फार्मा वाले बच्चों के लिए रहेगा। अगर आप बीटेक का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स को मतलब मैथमेटिक्स के सिलेबस को आप पढ़ेंगे, और अगर आप बी फार्मा के लिए जा रहे हैं तो आप बायोलॉजी के सिलेबस को ही पढ़ेंगे आप। तीसरा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ये पेपर जो है 2 घंटे 30 मिनट का होता है। इस फिजिक्स केमिस्ट्री में से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स और बायो, मतलब अगर मैथमेटिक्स लिया आपने, बीटेक कर रहे हैं आप, तो आपको मैथमेटिक्स में से 40 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बायोलॉजी में से 40 क्वेश्चन आएंगे आपको। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपने गलत आंसर दिया है तो आपको 1/-1/4 आपको माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, अब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, कॉमन रहते हैं बीटेक एंड बी फार्मा के बच्चों के लिए। तो इसमें से यूनिट एंड मेजरमेंट पहला जो टॉपिक होता है वो आता है। यूनिट्स डिफरेंट सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जो हमने फिजिक्स में पहले ही पढ़ा है कि 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको करनी होती है। डिराइव्ड क्या होती है, जो फंडामेंटल से हम डिराइव्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होती है, फोर्स हो गई जैसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट होता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जैसे हम मास का भी हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो भी बात करेंगे हम। ठीक है, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी एंड लीस्ट काउंट, एक्वायरेसी के बारे में बात करेंगे हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी चीज़ें आपकी 11वीं क्लास की बुक में आपको मिल जाएंगी पूरे टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर के हमारे शायद 4 या 5 रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट्स क्या है, ठीक है, क्या क्या एरर आते हैं एक मेजरमेंट में, और हमें क्या क्या एरर्स को कम करने के लिए करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और जो सारी चीज़ें हम यूज़ करते, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स जैसे हम यूज़ करते, ठीक है, और फिजिकल बैलेंस हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी आपको मैं इसमें बता रही हूँ, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको सिर्फ यही पढ़ के जाने हैं, आपको उसके एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाना, आप सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में से आप वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर, वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ 11वीं क्लास की बुक में और 12th क्लास की बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा फिजिक्स का। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ लेंगे आप, और केमिस्ट्री 11th 12th की पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है आपके लिए वो चीज़। ठीक है, फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे आप। ठीक है, मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो हम उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, इट्स एप्लीकेशंस क्या होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। फिर हमारे सर्कुलर मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब क्या ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, जब जब क्या होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो जब होता है जब, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो हम उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरियम,
power, potential energy of spring, conservation of mechanical energy, conservation and non-conservation force, elastic and inelastic collision in one or two डायमेंशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप। रोटेशन मोशन क्या होता है वो देखेंगे आप, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीज़ें आपको 12th के में मिल जाएंगी, ठीक है। ग्रेविटेशन एंड स्टैटिक क्या होता है, द यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिलरीज लॉ देखेंगे आप फॉर प्लानेटरी मोशन। कैपिलरीज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जो प्लानट, जो ये ऐसा होता है, मतलब कोई भी जो प्लानट मूव करता है वो क्या करता है, एक ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब उसका क्या होता है, एक लाइन में हम कह सकते हैं, एक उसकी प्रॉपर पाथ होती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, वो एक ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जब हम ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन करते हैं, ये दोनों लाइन क्या करती हैं, और ये दोनों लाइन है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये वाली जो लाइन, ये जो है, ये ज़्यादा इसको प्लैनेट को ज़्यादा टाइम लगा होगा इसको कवर करने में, इसमें कम टाइम लगा होगा, बट क्या होता है, ए और बी जो होते हैं इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके 3-4 जो लॉज होते हैं वो देखने को मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एस के वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब मुझे जो भी चीज़ लगती है इंपॉर्टेंट समझाने के लिए तो मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगी, वरना आप मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ वो चीज़ें मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना जाके, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड के बारे में आपको देखना पड़ेगा, इसमें ये आपको 11वीं क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। पास्कल लॉ क्या कहता है वो आपको देखना पड़ेगा, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑसिलेशन एंड वेव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किरचॉफ लॉ क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे आप, ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहती है, ओम्स लॉ, ये 10th की बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको 11th और 10th की बुक में आराम से मिल जाएगा। आपको याद हो तो पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था 11th में भी, और नहीं सॉरी 12th में है शायद ये पोटेंशियोमीटर, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तब भी था और अभी भी आपको ये इंपॉर्टेंट है। हीट एंड मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आप देखेंगे कि क्या होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे आप, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो देखेंगे आप। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एन पी टाइप ऑफ कंडक्टर कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं देखने के लिए। केमिस्ट्री में क्या आएगा आपको, केमिस्ट्री भी आपको 11th एंड प्लस 12th में सारी मिल जाएगी आपको, और मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको कि अरे इतने सारे टॉपिक हैं तो मैं कैसे अपने नोटबुक में नोट करूँ, क्योंकि आप इतने तो भूल जाएंगे, आपके माइंड में नहीं रहेंगे, तो मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगी आपको, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर जो है 11th क्लास की बुक में है, आपको मिल जाएगा आराम से। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेस्पर थ्योरी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना आप एक बार अच्छे से। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है आपको, स्पेसिफिकली दे दिया है आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डी पढ़ना पड़ेगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेट नंबर, नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा आपको। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनो केमिस्ट्री, कंटेन हेलोजन्स, कंटेन ऑक्सीजन, वो देखना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स के बारे में, ये आपको 11th क्लास की बायो की बुक में भी मिल जाएगा। 11th क्लास की बायो की, नहीं 12th क्लास की बायो की बुक में आपको इसको मिल जाएगा, सॉरी केमिस्ट्री की बुक में ही है ये, मैं भूल गई, सॉरी। अब आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ में ये टॉपिक्स पढ़ के जाने, टोटल 12 टॉपिक्स हैं। एलजेब्रा पढ़ के जाना पड़ेगा, मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, टिग्नोमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकस पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रल कैलकस पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, लीनियर प्रोग्राम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बी फार्मा कर रहे हैं आप, तो आपको बायस नहीं, आपको सिर्फ बायो पढ़नी है। और बायो में आप क्या पढ़ेंगे? लिविंग बर्ड एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, सेल एंड सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये भी आपको 11th प्लस 12th की बुक में आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल, सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखना पड़ेगा आपको, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सी जो सेट है, लॉजिकल रीजनिंग है, कॉमन फॉर बीटेक एंड बी फार्मा, ये चीज़ें दोनों के लिए कॉमन है, बीटेक एंड बी फार्मा वाले बच्चों के लिए। वर्बल रीजनिंग है, आपको ये सारी चीज़ें करके जानी पड़ेंगी। ठीक है, और सेकंड पार्ट ये है, तो इसका आपको ये करके जाना पड़ेगा। इतना आप कर लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस के बारे में जान लिया कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें सिलेबस में आनी है, अब आपको क्या करना है? पहला, अगर आपने क्या कर लिया, सिलेबस आपने देख लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकेंड चीज़ है, रिवीजन करना है साथ में। ठीक है, मान लो अगर आपने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कंप्लीट कर लिया, और आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रेडॉक्स रिएक्शन के लिए फिर बाद में कभी पढ़े ही ना, रेडॉक्स रिएक्शन का भी साथ में याद करते मतलब कि रिवीजन करते जाएंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आप आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स, तीसरा आपका स्टेप रहता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको पता पड़ पाएगा कि मुझे और कितना इंप्रूवमेंट करना है, या मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी, मैं प्रीवियस सैम्पल पेपर्स लेके आऊँगी वनस्थली कि आपको देखिए कि आखिर क्वेश्चंस होते कैसे हैं, आते कैसे हैं, कितने डीप डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप वो सारी चीज़ें देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी रहेगी, मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं उसकी लिंक या मैं उसको इसके साथ में वीडियो के साथ में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया है, आपके ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो वीक हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखा रही हूँ। शायद क्वेश्चंस देख के आप घबरा जाएं, या आपको लगे कि हाँ ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, और जब आप करने बैठते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, हकीकत ये होती है। तो जब आप सिलेबस कर लें, रिविजन कर लें, उसके बाद आप वो वीडियो देखिए। अभी वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं, इसलिए वो वीडियो भी देखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।